नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। शुरुआत बड़े खबर के साथ करेंगे। पटना में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जी हां, राजधानी पटना में नई गाइडलाइंस। पटना डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। लोग अपने अपने घरों में ही रामनवमी और छठ पूजा मनाएं। साथ ही जुमे की नमाज का आयोजन भी नहीं होगा। लोग अपने घरों में ही जुमे की नमाज अदा करेंगे। पटना के डीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। सभी घाटों पर फ्लैक्स लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार को देखते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाएगा। लोग घरों में ही रामनवमी और छठ पूजा मनाएं और इसके अलावा लोग घरों में ही जुमे की नमाज भी अदा करेंगे। इसके लिए बाहर नहीं जाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए ये निर्देश जारी किया गया है। तो बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे को देखते हुए पटना के डीएम ने खास निर्देश जारी किया है। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच साथ में रखनी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव रहने पर ही उन्हें बिहार में आने की अनुमति दी जाएगी। ये रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक की होनी चाहिए। अगर इससे पहले की रिपोर्ट होती है तो वो मान्य नहीं होगी। बिहार में बढ़ते कोरोना खतरा को देख पटना जिला प्रशासन ने खास निर्देश जारी किया है। पटना हवाई अड्डे पर 3 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब के जो भी यात्री पटना हवाई अड्डे पर आएंगे उन्हें अपने साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट रखना होगा और वो रिपोर्ट उनकी यात्रा से पिछले 72 घंटे तक मान्य होगा। और खास तौर पर जिस तरीके से निर्देश पटना जिला प्रशासन ने दिया है, कहीं कहीं कहा जा सकता है कि इन तीनों राज्यों में केरल, पंजाब और महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले रेलवे स्टेशनों पर ये निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है कि इन 3 राज्यों से जो भी पैसेंजर आते हैं या जो भी ट्रेनें आती हैं उन ट्रेनों में सभी यात्रियों की जाँच की जाए। और अब यह पटना रेलवे स्टेशन पर के बाद अब पटना हवाई अड्डे पर भी ये निर्देश दे दिया गया है कि जो भी यात्री इन 3 राज्यों से आएंगे उन्हें अपने साथ कोविड टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। वो भी आरटी-पीसीआर टेस्ट, और उसमें वो निगेटिव होंगे तभी उन्हें पटना आने की अनुमति दी जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना एयरपोर्ट के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। जो लोग भी पंजाब, महाराष्ट्र और केरल से आएंगे यहां पर, उनके लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी। हम आपको बता दें, लगातार कोरोना के मामले बिहार में बढ़ रहे हैं और ऐसा दरअसल इस वजह से भी हो रहा है कि लोग बाहर से बिहार आ रहे हैं और ऐसे में संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अब जरा इस खबर के मायने को समझिए। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों का बिहार आना लगातार जारी है। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच लोग बाहर से आ रहे हैं। संक्रमण ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3 राज्य हैं जिनमें ज्यादा मामले सामने आए हैं और संक्रमण रोकने के लिए ये टेस्टिंग बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि एयरपोर्ट के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। वो भी 72 घंटे के भीतर का टेस्ट अगर आपके पास होता है वो मान्य होगा, नहीं तो आने के बाद आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। इधर देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई 10वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं। तो परीक्षाओं पर भी असर, बड़ा फैसला लिया गया है।
सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा जहां रद्द कर दी गई है, वहीं 12वीं की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित की गई है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम्स इस साल रद्द किए गए हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया गया है। परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई, जिसमें यह अहम फैसला लिया गया। अब 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के पेपर, जो कि 4 मई से 14 जून तक होने वाले थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स दे दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी है। देश में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से 1 से 1.5 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 1.25 लाख के ऊपर जा चुका है। तो बच्चों की परीक्षा को लेकर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और सरकार के इस फैसले के मायने क्या हैं, उसे समझ लेते हैं। दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लाखों बच्चे शामिल होते हैं। अगर बच्चे परीक्षा हॉल में एक साथ बैठेंगे तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। मौजूदा वक्त बच्चों को बचाने का है। यह पहली बार है जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बच्चों के माता पिता लगातार सीबीएसई की परीक्षाओं को टालने की मांग कर रहे थे और इसी खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है। हालांकि 10वीं क्लास के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में भेजा जाएगा। सीबीएसई इसके लिए मापदंड निर्धारित करेगी। यदि कोई छात्र मिले अंकों से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे परीक्षा में बैठने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब परिस्थितियां परीक्षा के आयोजन के अनुकूल होंगी। एक बार फिर 1 जून को रिव्यू बैठक होगी और उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा हो या नहीं, या फिर आगे क्या कुछ फैसले इसके मद्देनजर लिए जा सकते हैं। चलिए, इधर महज 10 से 15 दिन पहले किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इस कदर भयावह होगी, लेकिन पिछले 10 दिनों में ही बिहार में संक्रमण को बढ़ते मामलों को देखकर लोगों में डर समा गया है। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। अगर अब भी नहीं संभले और लापरवाही जारी रही तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र और यूपी की तरह ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोरोना का संक्रमण और उससे होने वाली मौत का आंकड़ा हर दिन रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। हालात इतने भयावह हैं कि अस्पतालों में भर्ती के लिए बेड कम पड़ गए हैं और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों वेटिंग लाइन में रहना पड़ रहा है। कहीं कहीं इंतजार इतना लंबा है कि दूसरे दिन तक नंबर आ रहा है। कोरोना की इस भयावह रफ्तार से सब कुछ थम सा गया है, जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। अगर अब भी नहीं संभले और लापरवाही जारी रही तो हालात बद से बदतर होते देर नहीं लगेगी। हालांकि संक्रमण के आंकड़े यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में फिलहाल कम हैं, लेकिन औसत रफ्तार को देखें तो वो तेज होती जा रही है। तेजी से बढ़ रहे इन आंकड़ों को देखकर समझिए हालात। ताजा अपडेट में बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,149 है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े स्थिति की गंभीरता की असली तस्वीर पेश कर रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में 4,157 नए कोविड-19 संक्रमितों की पहचान हुई है। 12 अप्रैल को 3,756, 11 अप्रैल को 3,469, 10 अप्रैल को 2,174 और 9 अप्रैल को 1,911 नए केस सामने आए।
पिछले चंद दिनों में ही मरीजों की संख्या 35% से ज्यादा बढ़ी है। ये रफ्तार खतरे की घंटी है। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं। पटना में 7,557 कुल एक्टिव केस हैं, जबकि पटना में 475 लोगों की मौत हो चुकी है। राजनीतिक दलों में भी कोरोना को लेकर हड़कंप है। पटना में आरजेडी ऑफिस में बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया गया है। पार्टी के बड़े स्तर के नेता ही अब दफ्तर आ जा सकते हैं। वहीं सत्ताधारी जेडीयू भी अपने ऑफिस में कोरोना से बचाव के तमाम फॉर्मूले को लागू कर चुकी है। आफत का आलम यह है कि सबसे सुरक्षित विधान परिषद में 13 अप्रैल को 18 पॉजिटिव केस सामने आए। इससे एक दिन पहले 11 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए थे। एहतियातन विधान परिषद को 18 अप्रैल तक बंद किया गया है। यही नहीं, पंचायती राज विभाग में निदेशक और आईएएस विनय रंजन सिन्हा की भी कोरोना से मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे और लोगों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो सख्ती बढ़ाई जा सकती है। अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने 3 आईएएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि पहले से निर्धारित परीक्षाएं ली जाएंगी। सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने पर भी रोक लगा दी गई है। सिनेमा हॉल में 50% लोगों को बैठने की इजाजत है। होटल और ढाबों में 25% लोगों को ही बैठकर खाने की इजाजत होगी। निजी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। अंतिम संस्कार में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोहों में 200 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। राज्य में फिलहाल 30 अप्रैल तक सभी दुकानों को शाम 7 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अगर गाइडलाइंस का पालन करने में राज्य के लोगों ने अभी और उदासीनता दिखाई तो संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े तेजी से ऊपर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इस खबर को जरा समझते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज है। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 4,786 नए मामले सामने आए हैं। कल भी आंकड़ा 4,000 के पार था। 24 घंटे में पटना में सबसे ज्यादा 1,483 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट जो है वो घट गया है, लगातार घट रहा है। पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बिहार में सबसे ज्यादा मरीज पटना में है। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोगों का बिहार लौटना बड़ी चिंता का कारण है। लगातार महाराष्ट्र से लोग बिहार लौट रहे हैं और ये वजह है कि मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। संक्रमण के कारण अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं और लोगों को जाहिर तौर पर परेशानी हो रही है। और परेशानी कैसे कम होगी, जब सरकार द्वारा लागू किए गए नियम का आप पालन करेंगे और खुद भी सचेत रहेंगे। और महाराष्ट्र की ही अगर हम बात करें तो आज से महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर सख्ती लागू हो चुकी है। लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन से हालात जरूर हैं। लिहाजा महाराष्ट्र में बिहार के रहने वाले लोग अब अपने राज्य लौटने लगे हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि सभी यात्री अपना कोविड टेस्ट करवा लेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले और आज रात 8 बजे के बाद लॉकडाउन की आशंका से सहमे लोग महाराष्ट्र से निकलकर बिहार पहुंच रहे हैं। हर कोई जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता है। आज एक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से दानापुर पहुंची। सैकड़ों की संख्या में लोग स्टेशन पर उतरे। महाराष्ट्र से आए लोगों की गहन जांच की गई। हालांकि कुछ लोगों ने तो स्टेशन पर जांच करवाई, लेकिन कुछ लोग बिना जांच करवाए ही बाहर निकल गए, जो मौजूदा वक्त में बेहद चिंता वाली बात है। नहीं, कोविड जांच नहीं हुई, ऐसे कैसे निकल के जा रही है? पता ही नहीं चल रहा है। फोन लगा रहे तो घर पे कुछ फोन नहीं उठा। यहाँ कोरोना की जांच हुई? नहीं, अभी नहीं हुई।
क्यों नहीं करवाई आप? लाइन में तो लगे थे तो फिर लेट हो रही थी तो जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूर्योदय। जिन राज्यों में कोरोना के केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है उन राज्यों पर हमारा विशेष नजर है और वहां से जो ट्रेनें आ रही हैं उन ट्रेनों से आने वाले हमारे यात्रियों को हम विशेष जांच करवा रहे हैं। जो भी रेलवे स्टेशन जहां पे ट्रेनें रुकती हैं वहां पे आने वाले मरीजों का रैंडम टेस्ट हो रहा है ताकि हम मरीजों को चिन्हित कर सकें और कोरोना के फैलाव को रोक सकें। और अब जरा इस खबर को समझते हैं। लौटने वाले लोगों के दिल में लॉकडाउन का डर बैठा हुआ है। पिछले साल को दरअसल वो याद कर रहे हैं। पिछले साल की तस्वीर लोगों की आंखों में है, उनके जहन में है। अचानक लॉकडाउन होने से लोगों को पैदल लौटना पड़ा था अपने अपने घरों को। इस बार लोग पहले से अलर्ट हैं, लेकिन लौटने वाले लोगों से संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेहद विस्फोटक है और यही वजह है कि यह फैसला सरकार को करना पड़ा है। और आप सहयोग करें तो वो बेहतर रहेगा क्योंकि आपके भले के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इधर बड़ी खबर आपको दे दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बांस घाट पर अवैध वसूली मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हमने आपको दिखाया था किस तरह से बांस घाट पर अवैध वसूली की जा रही है और इस मामले में अब कार्रवाई हुई है। अंतिम संस्कार के लिए वसूली मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जांच का आदेश दे दिया है। वसूली मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी गई है। 24 घंटे के भीतर डीएम ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बांस घाट पर दरअसल अंतिम संस्कार के लिए अवैध वसूली का मामला सामने आया था, ज्यादा पैसे लेने का मामला सामने आया था और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 सदस्यीय टीम का गठन डीएम ने कर दिया। 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल इस खास सीरीज स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं। तो आज की ये कहानी उन सुरीली आवाजों के बारे में है जो आधुनिक भारतीय संगीत को देश की संस्कृति का एक खास हिस्सा बनाती हैं। 1990 में दिल्ली से शुरुआत करने वाले इंडियन ओशन बैंड ने फ्यूजन संगीत को तब बनाना शुरू किया था जब देश में लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं था। रॉक और फ्यूजन म्यूजिक को भारत के पारंपरिक संगीत के साथ मिलाकर एक सुंदर फ्यूजन म्यूजिक बनाने वाला ये पहला बैंड था। इंडियन ओशन बैंड को आज के जमाने में दूसरे बैंड से अलग करती है वो है इनके संगीत में भारतीय संस्कृति की झलक जो इन्हें अपने जड़ों से जोड़े रखती है। We all grew up listening to all kinds of music. We didn't have walls in our head. So we played what we heard and we played what we wanted to, and Indian Ocean started off as just a different sounding thing, and it was not done different sounding because of a plan. It was done different sounding because that's what we were. एक और कलाकार हैं जिनके संगीत की जड़ें भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है, सोना महापात्रा। इनके लाइव परफॉर्मेंस में देश के संगीत की विरासत और इनकी खुद की उड़िया जड़ों की झलक देखने को मिलती है। I think I'm uniquely Desi. I'm, an artist who not only wants to create beautiful things, but also wants to affect change. जब स्वाभिमान भारत की बात आती है, तो भारतीय संगीत और संगीतकार देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। भारत से सफलता की और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।